दोस्तों कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हरा करके बहुत ही बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। वो क्या क्या है इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स। नंबर वन, एक तो सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड हो गया। 3 बार इन्होंने जीत लिया। इसके अलावा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के पास में रिकॉर्ड है, लेकिन वो दो दो वर्ल्ड कप्स का ही है। दूसरा कि जो डिफेंडिंग चैंपियन थे, क्योंकि 2024 का जो वर्ल्ड कप था वो भी इंडिया ने जीता था, तो उसके बाद में 2026 का जीतना ये एक अपने आप में यूनिक अचीवमेंट है। अभी तक कोई भी बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स कोई भी टीम नहीं जीत पाई है। तीसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट कि अपने होम ग्राउंड्स पर वर्ल्ड कप जीतना, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो 3 अचीवमेंट्स हो गए। अब देखो यहां पर क्या होता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरीके से, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। जैसे पहला जो टेस्ट की जो चैंपियनशिप होती है ना, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, उसका जो फाइनल मैच हुआ था, उसकी जो पूरी रैंकिंग हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमें इनके बारे में आइडिया रखना जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। अच्छा, इसी के साथ में जो विमेंस वर्ल्ड कप था है ना 2025 का, वो भी इंडिया ने जीता है। तो उसको भी थोड़ा सा आप इसी तरीके से देख लेना जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। देखो बड़ी चीज नहीं है, विमेंस वर्ल्ड कप भी पहली बार ही आया है, इंडिया ने जीता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो एक तो ये वेन्यू क्या था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इस वेन्यू को लेकर के बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि यहां पर तो इंडिया फाइनल जीतता ही नहीं है, बहुत बुरे हमारे रिकॉर्ड्स हैं यहां पे, क्योंकि 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है ना, उसमें हमें फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। ठीक है। इसके अलावा फिर बात आती है मैन ऑफ द मैच फाइनल, इस फाइनल मैच के तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया, और वहीं पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को दिया गया। वो आपने मोटा मोटा देख लिया होगा। अब थोड़ा सा टीम्स की स्टैंडिंग है वो देख लेते हैं। देखो, एक तो टोटल 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेली हैं अभी तक T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा, एक तो ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर एसोसिएट नेशंस का भी पार्टिसिपेशन हुआ, जिनके अंदर यूएसए, नेपाल, इन टीमों का बड़ा एक चलन रहा, ध्यान से देखा गया इनको। ठीक है। फिर बात आती है कि जो टोटल 20 टीम्स खेली, उनके अंदर टॉप पे कौन कौन थे। ग्रुप ए में इंडिया, फिर इधर जिम्बाब्वे था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गया था, अब की बार बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा। ठीक है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज फर्स्ट रहा सी ग्रुप में, और डी ग्रुप में आपका रहा साउथ अफ्रीका। और हर एक ग्रुप के दो दो टीमें फिर बाद में नेक्स्ट राउंड में गई, जिसको सुपर 8 बोला गया। और उस तरीके से आपका ग्रुप 1 जो बना, उसमें ये 4 टीमें थी, साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। ग्रुप 2 था, उसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये टीमें थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो सेमीफाइनलिस्ट थे ना, वो साउथ अफ्रीका और इंडिया तो थे ग्रुप 1 में से, और ग्रुप 2 में से सुपर 8 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड थे। और सबसे बड़ी बात जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि फाइनल किसने खेला, दोनों के दोनों जो सेकंड रैंक पे थे, है ना, सेकंड स्टेज पे जो थे ग्रुप सुपर 8 ग्रुप स्टेज पे, वो दोनों फाइनल खेलते हैं, और उसमें फिर जीतता है इंडिया। ये ठीक है। तो सेमीफाइनल 2 टीमें कौन सी खेलती हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली बार हराया था, और वो भी गजब तरीके से। इसी तरीके से इंग्लैंड और इंडिया का मैच था, तो इंडिया ने तो वैसे जीत लिया। फिर इंडिया न्यूजीलैंड की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप्स की बात की जाए ना, तो वहां पर इंडिया आज तक भी न्यूजीलैंड से नहीं जीता है, और अब जीता है तो आपने देखा 96 रन से ये विक्ट्री हासिल कर ली। इसके अलावा थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो दिया गया था संजू सैमसन को, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बेसिकली मैन ऑफ द टूर्नामेंट आजकल नहीं बोलते हैं, क्योंकि जेंडर वाला जो इक्वालिटी सेगमेंट है वो हमें दिमाग में रखना होता है। ठीक है। तो संजू सैमसन ने 321 रन स्कोर किए सिर्फ 5 मैचेस में। आप एवरेज देखो 80.25 का, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। और हाईएस्ट रन स्कोरिंग की बात करें तो अभी तक के T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट रन स्कोर किया है शाहिबजादा फरहान, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ना, 383 रन बनाए हैं। और इनका एक और यूनिक रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में बनाया है कि एक वर्ल्ड कप में, एक सीजन में आपने 200 बनाए हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सीजन में 200 बनाए हो T20 वर्ल्ड कप में किसी प्लेयर ने। ठीक है। विकेट्स की बात करें तो 14 विकेट्स के ऊपर जॉइंटली टॉप पर रहे जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। ठीक है ना। तो यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने 9 मैचेस खेले, बहुत पिटाई हुई इसमें। और वैसे देखा जाए जसप्रीत बुमराह तो आपको पता ही है, अलग ही परफॉर्मर रहते ही हैं। तो ये थोड़ा सा देखो इन टेबल्स के बारे में हल्का हल्का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब आगे बढ़े उससे पहले देखो विश्वास दिवस के जो ऑफर्स हैं वो आपके लिए कंटिन्यू है। ठीक है। इसमें आपको देखो, जो यूपीएससी प्रारंभ 2028 ज्वाइन करता है ना, तो उसको एनुअल फी के बेसिस पर ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। 3 साल का प्रोग्राम है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, और 63% तक का ऑफ दिया जा रहा है। बाकी डिटेल्स ना, वो आपको अगर कहीं चाहिए हो तो कोई बात नहीं, आप कॉल कर लीजिए 7948221232 पे। इसी तरीके से जो कैंडिडेट्स अभी 11th या 12th क्लास में एंटर हुए हैं, उनको यूपीएससी का टारगेट लेके चलना है, तो उन लोगों को भी आरंभ बैच पर 50% ऑफ दिया जा रहा है विश्वास दिवस के
मौके पर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को 4999 की रेट पर। और अगेन डाउट हो तो आप देख सकते हैं, सीधा कॉन्टैक्ट नंबर सही में आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और बाकी जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उन पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है, अराउंड 50%। तो विश्वास दिवस के इन ऑफर्स का आप फायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज रायसेना डायलॉग। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11वां एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग 2026 है उसको इनॉग्रेट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस इनॉग्रल सेशन के टाइम पर हमारे यहां पर विजिट पे आए हुए फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब भी प्रेजेंट थे। और उनके द्वारा इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई इस विजिट के दौरान कि इंडिया दुनिया में गिने चुने उन देशों में से है जो कि हर एक कंट्री से बातचीत कर सकते हैं और पीस स्टैब्लिश करने में काम कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब रायसेना डायलॉग की बात करें, ये देखो इंटरनेशनली जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उनको लेकर के एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसको ऑर्गेनाइज कराने में लीड रोल प्ले करते हैं एक तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये शुरुआत देखो 2016 में हुई थी और अभी आप देख सकते हो 2026 में आप आ चुके हो। तो 16 से 26 काउंट करोगे एक एक, तो टोटल 11वां एडिशन अभी के टाइम पे ऑर्गेनाइज हुआ। इनमें मेन फोकस रहता है डायलॉग्स में जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, कि ग्लोबली किस तरीके की कंडीशन डेवलप हो रही है जिनके चलते क्या उथल पुथल हो रही है पॉलिटिकली और क्या इकोनॉमी पे असर आ रहा है। इसमें ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, स्कॉलर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये बैठ करके अपने अपने ओपिनियन देते हैं डिफरेंट मुद्दों पर। अच्छा, मुद्दे कौन से होते हैं? जिनको थीम के इर्द गिर्द उनको ध्यान में रखते हुए तैयार करना होता है। फर्स्ट जो एडिशन था ना रायसेना डायलॉग का, उसकी थीम हुआ करती थी एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। और ये जो रायसेना नाम आया है ना, ये बेसिकली हमें पता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट का पूरा सेटअप है वो रायसेना हिल्स पर लोकेटेड है ना। तो इस वजह से वहीं पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिसके नाम पर रायसेना हिल्स डायलॉग या रायसेना डायलॉग इसको बोल दिया जाता है। 2026 की थीम रखी गई है संस्कार या संस्कारा, जिसमें असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट पे काम किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि ग्लोबल ऑर्डर को रिफाइन किया जाए, जिसमें कि लोगों अपने खुद के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए आप प्रॉपर ग्लोबल ऑर्डर डेवलप कर सके, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल ऑर्डर डेवलप कर सके, डाइवर्स व्यूज। अगर आपका व्यू और सामने वाले का व्यू मैच नहीं करता, सामने वाला कंट्री वाइज, पर आप उनकी बात सुनोगे, अकोमोडेटिव अप्रोच, साथ ही साथ कलेक्टिव एडवांसमेंट। ऐसा नहीं कि हम बैकवर्ड चले गए। पार्टिसिपेशन 2700 पार्टिसिपेंट्स आए 110 कंट्रीज में, जिनमें मिनिस्टर्स भी थे, हेड ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंटेरियंस, मिलिट्री लीडर्स, थिंक टैंक एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स ये पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। 6 थीम मेजर पिलर्स रही 2026 के रायसेना डायलॉग में। एक तो कंटेस्टेड फ्रंटियर्स। सिंपल बात है, जिस तरीके की लड़ाइयां अभी चल रही हैं पूरी दुनिया भर में, उनको कैसे देखा जाए, क्या उनसे लर्निंग्स ली जाए, कैसे उनको रोका जाए, क्योंकि पावर पोलैरिटी और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन ये एक रियलिटी है आज की। फिर दूसरी थीम रही या पिलर रहा दैट इज रिपेयरिंग द कॉमन्स। ग्लोबल गवर्नेंस की बात हुई, कलेक्टिव एक्शन की बात हुई। फिर व्हाइट वेल मतलब हाई स्टेक टारगेट्स, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट्स जब सेट कर दिए जाते हैं जिनकी तरफ काम नहीं होता, उनकी भी बात हुई, जैसे कि एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनकी। इसके अलावा 11th आवर की बात हुई कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम आ चुका है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला खेल है। फिर चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करो, ग्लोबली जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी जो लेकर के आना चाह रहे हैं हम डिफरेंट चैलेंजेस को टैकल करने में उनको। फिर टुमारोलैंड की बात हुई कि आने वाला समय किसका, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज गवर्नेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन पे ध्यान दिया गया। फिर बात करते हैं ट्रेड इन टाइम ऑफ टैरिफ्स। जिस तरीके से यूएसए ने टैरिफ वॉर का एक सिनेरियो क्रिएट किया, तो कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाया जाए, कैसे इकोनॉमीज को स्टेबिलिटी दी जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर डिस्कशंस हुए हैं कि ट्रेड टैरिफ भी है, ये एक बहुत बड़ा डिस्रप्टर का काम कर गया। फिर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो देखो, इस तरीके के डायलॉग्स जो होते हैं ना, वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एक प्लानिंग के तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फोरम है, यहां पर क्या होता है कि इंटरनेशनली लीडर्स आकर के अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, तो इससे एक दूसरे को सीखने का मौका मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, शंग्रीला, म्यूनिक मतलब जर्मनी, शंग्रीला डायलॉग्स होते हैं जिसमें सिंगापुर होस्ट किया करता है शंग्रीला होटल में, तो वहां पर भी तो इसी तरीके से आइडिया एक्सचेंज का काम होता है, तो वो पॉइंट हो गया। इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस हमारे रायसेना डायलॉग की, डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म, इंडिया को एक तरीके से इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज करवा रहा है ये डायलॉग की, जहां पर हम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, हम होस्ट करते हैं कि हमारे यहां आइए और बातचीत करते हैं, और बातचीत करके फिर
एक नया डायलॉग तैयार होता है, नए आइडियाज का एक्सचेंज होता है। फिर पॉलिसी एक्सचेंज, जो अगेन वही बात, गवर्नमेंट थिंक टैंक्स अपने अपने ओपिनियन देते हैं कैसे ग्लोबली चैलेंजेस को हम टैकल कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी का कैसे यूज हो सकता है, कैसे हम इंडस्ट्री को, गवर्नेंस को, इनको टैकल करते हुए या इनको कोलैबोरेशन में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये सिनेरियोज यहाँ पे डेवलप होते हैं। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो हमारे प्रेसिडेंट साहब द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उनके द्वारा अभी रिसेंटली कई अपॉइंटमेंट्स की गई है, जिसमें जो गवर्नर्स हैं हेड स्टेट्स के, उनका ट्रांसफर भी हुआ है। तो वहीं पर कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भी अपॉइंटमेंट हुई है। जानते हैं क्या है पूरा मामला डिटेल में। देखो गवर्नर की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में आप आर्टिकल 153 से 162 उठा के देखो, वहां पर आपको गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर एक स्टेट के पास में एक गवर्नर होंगे। और इंटरेस्टिंगली जब हमारे देश में जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना, तो उसके बाद में इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज गवर्नर कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर अदर स्टेट्स एज वेल। मतलब ये कि एक गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए काम भी कर सकते हैं। और ये कब हुआ? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट लाया गया था आर्टिकल 153 को अमेंड करते हुए। समझ गए? ध्यान रख लेना। आर्टिकल 155 ये कहता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर हिज और हर हैंड एंड सील, मतलब प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे, और फिर बाद में अपॉइंटमेंट होती है। और ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर प्रेसिडेंट साहब अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उनके पास में एड एंड एडवाइस आएगी, और वो एडवाइस दी जाएगी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो वो फिर जो रिकमेंडेशन होती है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। आर्टिकल 156 की बात करें, टर्म ऑफ ऑफिस की बात है। जनरली अगर देखें, अगर इफेक्टिवली देखें जनरली, तो क्या कि गवर्नर जब तक चाहते हैं तब तक एक इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट जब तक चाहते हैं तब तक गवर्नर अपनी पोजीशन पे बने रह सकते हैं। मतलब ये कि प्रेसिडेंट साहब चाहें तो गवर्नर को हटाया जा सकता है। पॉइंट इज प्रेसिडेंट साहब नहीं चाहेंगे, चाहेगा कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वो चाहेंगे तब प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस देंगे, उसके आधार पर फिर एक्शन होगा। बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक बार गवर्नर जो अपॉइंट हो गए वो 5 साल तक अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं, और गवर्नर को अगर जरूरत पड़े तो पहले भी हटाया जा सकता है। इसमें जनरल अपॉइंटमेंट अगर की जा रही है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा तो हटाया भी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा जा सकता है। बाकी गवर्नर रिजाइन भी कर सकता है। इसके अलावा प्लेजर डॉक्ट्रिन की बात करें तो इसका मतलब सिंपल है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस गया था, बीपी सिंगल केस। उस केस में साफ साफ ये कह दिया था कि गवर्नर्स को अगर हटाने की कोई कोशिश कर दी गई तो वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, कैप्रिशियस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिना सोचे समझे, बिना कोई बेसिस के ही गवर्नर साहब को उनकी पोजीशन से हटा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आर्टिकल 159 है, वो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं, जो कि सीधा सा एक सिग्नल है कि गवर्नर जो हैं, जिनको भी अपॉइंट किया जाता है, जिस स्टेट के लिए वो काम करने के लिए जाते हैं, उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स हाई कोर्ट या फिर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो अवेलेबल होंगे, वो फिर ओथ इनको दिलाएंगे गवर्नर साहब को। ये हमें ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके प्रोविजन की बात करें तो यूटीज में जो एक प्रेसिडेंट जो है, अब सीधी बात है यूनियन टेरिटरी तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में सीधा, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो ही वहां पर अपनी गवर्नेंस चलाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 8 था ना, उसमें आर्टिकल 239 से 241 उठा करके आप देखोगे तो आर्टिकल 239 साफ साफ ये कहता है कि यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट साहब कितनी यूटीज को देखेंगे, तो ऐसे में वो अपनी तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, जिनको हम जनरली लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दिया जाता है उनको। समझ गए? याद रख लेना। फिर बात करते हैं कर्ड्स की। देखो हो क्या रहा है, जिस तरीके से ईरान में लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार अटैक हो रहे हैं इसराइल की तरफ से और यूएसए की तरफ से, तो ईरान को कैसे कमजोर किया जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए है ना, वो क्या कर रही है कि इन कर्ड्स के साथ में, ये जो कर्ड जिनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक लेवल पे ईरान के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, उनके साथ बातचीत करना है। और इनका ये टारगेट है कि इनको पुश करके यहां पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो चल रहा है उसको और ज्यादा हवा दे दी जाए। इसका मतलब सिंपल है कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते कर्ड्स को एक बार फिर से रेलेवेंट बना दिया है यूएसए ने, यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने। टारगेट है कि इस एथनिक ग्रुप को, जो कि
टर्की, सीरिया, इराक और ईरान में मेजरली फैली हुई है, और थोड़ा बहुत पोर्शन आपको कुछ डॉट्स में आपको आर्मेनिया में भी दिख जाएगा, बट मेजरली हमें ध्यान रखना है टर्की, सीरिया, इराक और ईरान में ये फैले हुए ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है। इनको क्यों ना इकट्ठा करके एक नया देश बनाने का जो आइडिया चल रहा है उसको हम एक तरीके से रियलिटी में इंप्लीमेंट कर दे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है, लोकल है। मेसोपोटामियन प्लेन्स, दैट मींस यहां पर जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स फ्लो होती हैं उस एरिया में ये लोकेटेड है, और जनरली आपको ये 4 कंट्रीज में फैले हुए दिखेंगे जो हमने मैप पे देख लिया। अगर इनकी बात करें तो ये लगातार डिमांड कर रहे हैं अपने सेपरेट कंट्री की, जिसको बोला जा रहा है कुर्दिस्तान। ये एक कल्चरल ज्योग्राफिक रीजन है अभी की अगर बात करें, क्योंकि सॉवरेनिटी तो देखो अभी मोर और लेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रखी है, लेकिन ये कर्ड्स जो है अलग अलग कंट्रीज में होने के बावजूद भी कल्चरली कनेक्टेड है, और ज्योग्राफिकली देखें तो ये वो एरिया है जहां पर माउंटेनस कोर्स है और वहां पर ये ट्राइबल कम्युनिटी साथ रहती है, इसलिए कल्चरल ज्योग्राफिक रीजन बोल दिया कुर्दिस्तान को। समझ गए? पॉपुलेशन 3 से 4 करोड़ है इनकी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप है जिनका खुद का कोई स्टेट नहीं है, क्योंकि कुर्दिस्तान जो है उसको कोई सॉवरेन स्टेट के तौर पे कंसिडरेशन नहीं मिला है। कुर्दिश कम्युनिटी की बात करें, देखो टर्की में ये लगभग 15 से 19% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करते हैं, और हिस्टोरिकली इन लोगों को बहुत ज्यादा मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता रहता है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म का आइडिया लेकर के चलते हैं। 1984 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी वहां पर कॉन्स्टिट्यूट हुई, तब से लेकर के ये कुर्दिश और टर्किश रिलेशन थोड़े टेंशन में ही चलते रहते हैं। फिर कर्ड्स इन ईरान की बात करें, ये 10% ऑफ इरानियन पॉपुलेशन का आपको देखने को, दीज आर 10% ऑफ इरानियन पॉपुलेशन, एंड दीज पीपल आर डिमांडिंग कल्चरल राइट्स एंड रीजनल ऑटोनॉमी। कब से? जब से 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और उसके बाद में वहां पर रिजीम चेंज हो गया, क्योंकि इन लोगों को फिर वही बात है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लग गई होंगी रिजीम चेंज होने के चलते। फिर आते हैं कर्ड्स इन इराक। ये देखो कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के तौर पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत में इन्वेड किया था ना, जब गल्फ वॉर हुआ था 1990 में, उस टाइम पर आप देखोगे कि ये मोर और लेस नॉर्थ ईस्टर्न इराक की तरफ कर्ड्स अपनी ऑटोनॉमी लेकर के काम करना स्टार्ट कर चुके थे। वहां से सीरिया की तरफ चले तो सीरिया में भी टोटल पॉपुलेशन का 10% कर्ड्स ऑक्यूपाई करते हैं। टेरिटरी की बात करें तो नॉर्दर्न सीरिया में ज्यादातर कर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, और जो बशर अल असद की जो सरकार थी, राइट, 2011 से लेकर के 2024 तब तक सिविल वॉर रहा सीरिया में, और उस टाइम पर कर्ड्स ने अपनी खुद की एक डेवलप कर ली आइडेंटिटी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो आईएसआईएस का जो मामला स्टार्ट हुआ था, आईएसआईएस मतलब, या जिसको हम कई बार आईएसआईएल के नाम से भी सुनते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, ठीक है, लेवांत, ठीक है, तो उसके खिलाफ में भी कर्ड्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उनको खदेड़ने में, उनको खत्म करने में। आज के टाइम पर कर्ड्स का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो यूरोप में लेता है, पर्टिकुलरली जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स एंड स्विट्जरलैंड में, तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रख लेना। कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें तो ये देखो इरानियन लैंग्वेज से एसोसिएटेड इनकी कर्डिश लैंग्वेज है, जो कि ईरान से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्थ वेस्टर्न ब्रांच ऑफ इरानियन लैंग्वेज भी बोल दिया जाता है कर्डिश लैंग्वेज को। और वैसे ओवरऑल देखें तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली का ही पार्ट है, और साथ ही साथ इनकी रीजनल डायलेक्ट्स भी है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में बटे हुए हैं, तो वहां की लोकल टच तो देखो फिर आती ही है बोली में। फिर आते हैं रीजनल रिलीजियस डाइवर्सिटी में, तो ये जनरली ज्यादातर तो ये देखो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं, बाकी शिया इस्लाम भी है, एल्विज्म, ठीक है, यदीइज्म, क्रिश्चियनिटी, मतलब वेस्ट एशिया में जो भी आपको रिलीजियस फॉलोइंग दिखती है वो मोर और लेस इनके अंदर देखने को मिल जाएगी, मतलब रिलीजियस प्लूरलिज्म यहां पर है इस कम्युनिटी में। वैसे देखा जाए रिलीजियसली ये हो सकता है कि अलग अलग हो, लेकिन इनके बीच में कॉमन क्या है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये एक दूसरे की जो लॉयलिटी है वो ट्राइबल आइडेंटिटी के बेसिस पे रखते हैं, ना कि रिलीजियस बेसिस पे। इनकी कल्चर एक जैसी है, इनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड मोर और लेस एक जैसा दिखाई पड़ता है ना। साथ ही साथ लोकल लीडरशिप स्ट्रक्चर वही ट्राइबल एटीट्यूड आ गया, है ना। पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनका देखें तो मोर और लेस वैसा ही चलता है जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज में होता है। समझ गए कि हाँ भाई बड़े ने कुछ कह दिया तो कह दिया, दैट्स इट, वो वाली चीज है। इसके अलावा इनकी कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इनके पास में अपनी खुद की यूनिक आइडेंटिटी है, अपनी खुद की ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, फोकलोर, फेस्टिव्स, जैसे कि नवरोज, न्यू डे, है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्शियन न्यू ईयर के तौर पे देखा जाता है, तो पर्शियन कल्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ईरान को पहले बोलते क्या थे, पर्शियाई तो बोलते थे ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक लेगेसी लेकर के भी चल रहे हैं कर्ड्स, है ना। फिर चलते हैं हम इंडिया 7th नेशनल रिपोर्ट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो इंडिया ने 7वीं अपनी नेशनल रिपोर्ट जो है वो एक तरीके से पब्लिश सबमिट कर दी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत, जिसमें ये देखो एक तो ये है कि 2030 तक के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट सेट किए गए थे
क्युनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत, जो कि 2022 में अडॉप्ट हुआ था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर में जो नेशनल रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जानते हैं क्या है इसमें, क्या आउटकम्स हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, टारगेट रखे गए थे 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, लेकिन इन 23 में पता है ऑन ट्रैक कितने हैं? केवल 2, ओनली 2। और वो 2 भी कौन से हैं? पहला तो है बायोडाइवर्सिटी इंक्लूसिव लैंड एंड सी यूज प्लानिंग, और दूसरा है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इन 2 पे ही हम प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, जो कि 2030 तक शायद हम अचीव कर लें। रिमेनिंग 21 टारगेट्स को हम मोर और लेस मिस कर रहे हैं। फिर आ जाइए ग्रोथ की। देखो, एक तो हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, एक ट्री कवर की बात करते हैं। देखो, फॉरेस्ट का मतलब तो सिंपल है, याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट का मतलब ट्री एरिया हो गया, लेकिन उसमें यह देखा जाता है कि 1 हेक्टेयर जमीन, और उस 1 हेक्टेयर जमीन में ज्यादा भी नहीं तो 10% आपको ट्री कैनोपी दिखे, ट्रीज का फैलाव दिखे, कम से कम 10%, ज्यादा हो तो ठीक है, तो उसको आप फॉरेस्ट बोल देंगे। और 10% से कम वाला जो एरिया आ गया, फिर भी थोड़े बहुत पेड़ आपको स्कैटर्ड दिख रहे हैं, तो उसको ट्री कवर बोल दिया जाएगा। दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रख लेना है। अभी देखें तो टोटल हमारे देश में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 25.17%। टारगेट हमारा 33% से भी ऊपर का है, समझ गए? तो वो अभी हमें करना है। साथ ही साथ 2021 से 2023 के बीच में जो इंक्रीमेंट है उसके कंपैरिजन में देखें तो 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर का हमने इंक्रीमेंट किया है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एफर्ट्स की बात करें तो इंडिया ने अपनी तरफ से 26 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड को अपग्रेड करने का एफर्ट करने का काम किया है। इसका मतलब यह है कि एक देखो बोन चैलेंज है, समझ रहे हो, बोन चैलेंज है, जिसमें यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया ना हमें एक्सटेंड करना है, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है। तो उस तरफ हम थोड़ा सा कदम बढ़ा रहे हैं। तो उसी वजह से तो यहां पर देखो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वाला जो टारगेट है उसमें हम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों जी? फिर आ जाइए कंजर्वेशन स्टेटस की। देखो, फ्लैगशिप स्पीसीज होती है ना किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की, एक फेस वाली जो स्पीसीज होती है, जिनके प्रोटेक्शन के चलते पूरा का पूरा इकोसिस्टम सेफ हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आपने फ्लैगशिप स्पीसी बना दी टाइगर को, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एलिफेंट को, तो आप टाइगर की प्रोटेक्शन करोगे तो इसका मतलब उसका खाना पीना रहना सारा प्रोटेक्ट हो गया, और वहां पर बाकी जो जीव जंतु एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी कंजर्व हो गई इनडायरेक्टली, है ना। अब इसमें देखो, बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन हमारे देश में 3,167 हो गई है। एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन हमने इंक्रीज की है। राइनोसीरस की बात करें तो वहां पर हमारी पॉपुलेशन या तो बढ़ रही है या स्टेबल है। और दूसरा, हमारे यहां पर फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन को भी इस असेसमेंट के तहत इंक्लूड किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी इंटीग्रेशन की बात करें तो अभी के टाइम पर ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, जिनको हम ट्री कैनोपी के अंडर काउंट करते हैं, मैंने बताया 1 हेक्टेयर जमीन आप लो और उसमें 10% से अगर ज्यादा आपको ट्री कैनोपी दिख रही है तो वो फॉरेस्ट हो जाता है। उसके अलावा जो बच गया, जो कम परसेंटेज वाला आ गया, वो सारा का सारा आपका ट्री हो जाएगा, और उसको आप फॉरेस्ट एरिया से दूर लो तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हो गया। तो वहां पर नेशनल ट्री कवर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और देखा जाए तो आज के टाइम पर एग्रो फॉरेस्ट्री, दैट मींस एग्रीकल्चर के साथ में जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम या पेड़ पौधे लगाने का जो सिस्टम है, वो भी मोर और लेस हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज के टाइम पे एग्रो फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है जी? 8.65%। ये बहुत बड़ी बात है। फिर आ जाता है हम कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम स्टेटस पे। देखो, हमारे पास में इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज है। आज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या फिर कहते हैं ना कि आखेट रीजन, जहां पर जो एक तरीके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर देते हैं, उनको मिलाया तो आज पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 5% एरिया हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर रखा है। उसके अलावा कुछ और एडिशनल हम एफर्ट भी लगा रहे हैं कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर कुछ अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स पे भी काम करें, उस पे भी हमारे काम चल रहे हैं। इसके अलावा कार्बन सिंक और मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव एरिया जो है वो मोडेस्टली इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। और कार्बन स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल जो फॉरेस्ट की तरफ से जो कार्बन कैप्चर का काम होता है, वो अगर हम फिगर आउट करें तो 7 to 8 5.5 मिलियन टन का कार्बन कैप्चर या कार्बन स्टॉक हमने डेवलप कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स को अचीव करने में। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है। इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में 29.77% जो लैंड है, वो आप ओवरऑल फिगर निकालो तो 97 मिलियन हेक्टेयर निकल जाएगा। इतना एरिया डिग्रेडेड लैंड का है, जहां पर लगातार चैलेंजेस आ रहे हैं, जिनका फॉरेस्ट टाइम मतलब एक तरीके ना लाइफ सर्वाइवल के हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग होता चला जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू इकोलॉजिकल प्रेशर भी दिखाई पड़ रहा है।
फिर हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसकी पार्टी होने के नाते इंडिया ने अपनी ये नेशनल रिपोर्ट सबमिट की है। देखो सीबीडी की बात करें तो इसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोल दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के एम्बिट में ये साइन हो रखी है एग्रीमेंट। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसमें मेन टारगेट है कि कैसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करें। साइन हुआ था 5 जून 1992 को, कब, जब रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हो रही थी ना तब। और अल्टीमेटली अगर देखें तो ये फिर बाद में एनफोर्समेंट में आ गई 29 दिसंबर 1993 को। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब जिस भी पार्टी ने इसको साइन कर लिया उनको फिर बाद में इनकी इस पर्टिकुलर कन्वेंशन की सीबीडी के अंडर में जो भी रूल रेगुलेशन है उनको अपने देश में स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने रहते हैं। 196 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर रखा है जिसमें इंडिया भी है। ध्यान रखने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशन मेंबर्स की अगर बात करें तो केवल यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसने सीबीडी को साइन नहीं किया है। साइन किया शायद और रेटिफाई नहीं कर रखा। यस, रेटिफाई नहीं कर रखा। फिर आ जाओ सीबीडी की गवर्निंग बॉडी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो होती हैं जो कि टाइमली मैनर में रिव्यू करती रहती है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, कहां पर हम स्टैंड करते हैं। और साथ ही साथ सरकारों का भी पार्टिसिपेशन इस ट्रीटी के तहत रहता है। जिन्होंने भी 196 कंट्रीज ने साइन कर रखा है इस ट्रीटी को, तो वो मोर और लेस इस कन्वेंशन के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं एक्टिवली। सेक्रेटरीट की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है। ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, तीनों तरीके की डाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीसी और हैबिटाट, तीनों तरीके की डाइवर्सिटी को कंजर्व करने का एफर्ट करना है। सस्टेनेबल यूज होना चाहिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ऐसा नहीं कि आप एक्सप्लॉइट करने लगे और इकोसिस्टम को कोलैप्स ही करवा दिया। वैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब सिंगल दिखने वाली या सिंगल अपीयरेंस वाली स्पीसीज हैं उनमें जीन्स का वेरिएशन, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन अलग अलग हैबिट्स को फॉलो कर रहे थे, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। स्पीस जैसे आप एशियाटिक एलिफेंट को अफ्रीकन एलिफेंट से कंपेयर करा दो। स्पीसी डाइवर्सिटी की बात करें तो स्पीसीज में वेरिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद वो आ जाए। और हैबिटाट की बात करें, एक डेजर्टिक इकोसिस्टम है, एक तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा आप डिटेल में और अच्छे से देख लेना, जेनेटिक, स्पीसी और हैबिटाट डाइवर्सिटी, क्योंकि कई बार इतने बेसिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। वैसे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए आप लोगों को पता होगा कि हमारे 12th क्लास की जो बायोलॉजी वाली बुक आती है ना, उसके लास्ट के 3 या 4 चैप्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, पढ़ लेना उसको। इसके अलावा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना मेन टारगेट होता है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपने इंडिजिनस या जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हुए कोई कॉमर्शियल बेनिफिट उठाया है, तो वो बेनिफिट का शेयर उन इंडिजिनस लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। इसको हम बोलते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सीबीडी के अंडर में 2 इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी हो रखे हैं। एक तो कार्टिजेना प्रोटोकॉल है, जिसका सिंपल सा पॉइंट ये है, 2000 में तो आया था प्रोटोकॉल और 2003 के अंदर वो मोरलेस एनफोर्समेंट में आ गया। उसका ये था कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप लेकर के जाओ तो उसका रेगुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि दूसरे कंट्री में अगर वो जा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपने डाइवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ की है, तो स्पीसी के साथ, एक एंटिटी के साथ उसका इंपैक्ट इकोलॉजी पे पता नहीं कितना पड़ सकता है। तो उस वजह से इसका रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल। फिर आता आपका नागोया प्रोटोकॉल, 2010 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें वो बेनिफिट शेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर करने का काम रहता है। की प्रोटोकॉल्स में एक तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल तो हमने देख ही लिया, इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल का हमें ध्यान रख लेना है, वो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर बेनिफिट से रिलेटेड है। वहीं पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का ट्रांसपोर्टेशन, उनकी हैंडलिंग, इनसे रिलेटेड आ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट रीसेंट ग्लोबल फ्रेमवर्क्स में कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 2022 में फाइनलाइज किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें ये 30 बाई 30 टारगेट सेट किए गए थे। इसका मतलब क्या, 2030 तक, ज्यादा भी नहीं तो वर्ल्ड लैंड जितनी है या ओशन जितने हैं उनका रिस्टोरेशन करना है, ज्यादा भी नहीं तो 30% तक उनको प्रोटेक्शन देनी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने साइन किया, रेटिफाई किया, उसके चलते हमारे यहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी इंप्लीमेंट होता है, आपको पता है। इसके अलावा हमारे यहां पर एंटिटीज काम करती है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज काम करती दिखती है। बाकी ये आपको शीट दी जा रही है जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कब एफर्ट शुरू हुए थे और आज तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात करें तो क्या क्या हो चुकी हैं, राइट। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉलेज चेक की। बताओ भाई, रायसीना डायलॉग कौन ऑर्गेनाइज कराता है? नीति आयोग की बात की है हमने, बताना जरा आप, है ना। इसके अलावा किसने की थी ये बताना आपको, ठीक है। आर्टिकल 156 में गवर्नर साहब के टेन्योर की बात की हमने, वो क्या 6 साल के लिए थी? आर्टिकल 156 की तहत ही बात हुई थी, देखना बता, है ना। कर्ड्स की बात करें तो टर्की, ईरान, इराक, सीरिया इनमें है, ये तो सही है बिल्कुल। इसके अलावा सीबीडी की बात करें तो 196 कंट्रीज ने इसको फाइनलाइज किया है, आई मीन रेटिफाई किया है। ये एक लीगली नॉन बाइंडिंग कमिटी ट्रीटी है, ऐसा है? नहीं यार, ऐसा तो नहीं था, कुछ अलग ही था। रिवाइज करना, बताना आप मुझे कमेंट्स में। बाकी आप इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके
PWOnlyIAS ऑफिशियल चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है। फिर आपको चाहिए होती है पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए पिंड कमेंट चेक करो, वहां पर आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली पीडीएफ की तरफ आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।